हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम इन माय चैनल क्लियर कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड जी फिजिक्स रिसर्च सेंटर्स। गुड मॉर्निंग जितने भी हमारे बच्चे लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ जाइए आप जल्दी से। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं, गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करें। बिहार बोर्ड इस प्रश्न को हमेशा पूछता रहा है, तो चलिए हम आपको बताएंगे गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करें। ठीक है, गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करें। आज हमारी फर्स्ट डेरिवेशन क्लास है। आप लोग देखेंगे कि किसी डेरिवेशन को मैं कितने बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिए। चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गोलीय सतह से अपवर्तन। आइए वन बाय वन यहाँ रफ स्पेस में हम आपको समझाते रहेंगे। देखिए गोलीय सतह से अपवर्तन, ठीक है, गोलीय सतह से अपवर्तन, ध्यान देंगे आप लोग। बेटा सबसे पहले यहाँ घटना जो है वो अपवर्तन का है। अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण सतह पे पड़ेगी और सतह को पार कर जाएगी। ठीक है, अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरण सतह पे पड़ेगी और सतह को पार कर जाएगी। अब यहाँ गोलीय सतह से अपवर्तन है, इसका मतलब वो जो सतह है वो कौन सा सतह है? गोलीय सतह है। इसका मतलब प्रकाश की किरण गोलीय सतह पे पड़ेगी और वह सतह को क्या करेगी? पार करेगी। ठीक है, तो चलो अब हम इसका डेरिवेशन प्राप्त करेंगे। तो याद रखोगे कि आप जिस भी का डेरिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं उसका आप सही से आप फिगर बना लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो चलो गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा हम यहाँ एक गोलीय सतह बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है बेटा जी गोलीय सतह। यही फिगर वहां आपको दिखाया गया है, जिसको मैं यहाँ बना करके दिखा रहा हूँ। गोलीय सतह बनाएंगे, ठीक है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है। सबसे पहले बेटा जी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये फिगर कैसे बना, तो मैं इस फिगर को आपको बनाना सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये गोलीय सतह है। देखिए कोई भी सतह हो, सतह का एक ही काम होता है माध्यम को दो भागों में बांटना। सतह कोई भी हो, इसका एक ही काम होता है माध्यम को दो भागों में बांटना। तो ये गोलीय सतह क्या किया है, माध्यम को देखिए दो भागों में बांटा है। ये जो है हमारा माध्यम एक है और ये हमारा माध्यम दो है। मैंने भी कहा था कि सतह जो है माध्यम को दो भागों में बांटती है। देखिए यहाँ माध्यम को दो भागों में बांटती है। ठीक है, इस माध्यम का अपवर्तनांक बेटा जी μ1 है और इस माध्यम का अपवर्तनांक हमारा क्या है? μ2 है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया गोलीय सतह से। अब गोलीय सतह बना करके तो मैंने देख लिया, अब यहाँ पे हम अपवर्तन करेंगे। अपवर्तन का मतलब अभी हम बताए थे कि प्रकाश की किरण सतह पे पड़े और सतह को क्या हो? पार हो जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हमारा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण देखिए इस सतह पे पड़ा है। मैंने क्या कहा था? यहाँ अपवर्तन है, इसका मतलब प्रकाश की किरण जो पड़ा है वो सतह को पार हो जानी चाहिए। देखिए ध्यान से, वो सतह को पार हो जानी चाहिए, इसे सीधा चला जाना चाहिए। यही अपवर्तन होता है, इसे सीधा चला जाना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे ओ से कोई प्रकाश की किरण जो है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जो है सतह पे पड़ी है और यहाँ देखिए सतह के बाद वो डॉटेड लाइन से वो सीधे उसको चला जाना चाहिए, तभी तो यहाँ पर घटना प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है बेटा, आगे एक बात ध्यान दोगे, मैं इसके प्रीवियस वाली वीडियो में कह चुका हूँ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी प्रकार के सतह पे पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा बात को, जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी प्रकार के सतह पर पड़ेगा तो वहां पे सबसे पहले क्या बनता है? नॉर्मल बनता है। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण जैसे ही इस सतह पे पड़ी तो यहाँ सबसे पहले क्या बनी है? नॉर्मल देखो बनी है। ठीक है, और ये नॉर्मल जो है कहाँ से गुजरी है? वक्रता केंद्र से गुजरी है। ठीक है, अब आप जब एक बात ये भी यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो कंडीशन में हम जो सतह लिए वो अवतल सतह लिए। दूसरी कंडीशन हम माने हैं कि μ2 का जो अपवर्तनांक है वो μ1 के अपवर्तनांक से क्या है? बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो μ2 है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यह इस बात को बताता है कि यह माध्यम आप हमारा कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। ठीक है,
और ये हमारा कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। देखिए फिजिक्स की डेरिवेशन जो होती है हर वो कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, प्रकाश की किरण पड़ेगी सतह को पार कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सी बात होती है, अपवर्तन। दूसरी बात, दूसरी कॉन्सेप्ट है प्रकाश की किरण कोई भी सतह हो उस पर पड़ेगी, सबसे पहले नॉर्मल बनेगी, और वो जो नॉर्मल होता है ना हमेशा वक्रता केंद्र से होकर पार करती है। देखिए ये नॉर्मल जो है वक्रता केंद्र से होकर गुजरी है। तीसरा नियम हम जो बताने जा रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण देखो आई कहां से है, विरल माध्यम से आई है, और किसमें जा रही है, सघन माध्यम में। और हमने तुमको कहा है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर। तो ये प्रकाश की किरण जो है देखो ये इधर की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। क्यों मुड़ेगी, क्योंकि नियम ही है कि अगर वो विरल से किसमें जा रही है, सघन में जा रही है, तो इधर की ओर मुड़ेगी, और जब मुड़ेगी तो वो इधर की ओर आती हुई क्या होगी, हमारा प्रतीत होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा बनेगा इमेज, ठीक है, इमेज आई। देखो बेटा हम ये वस्तु का जो कोण बना है इसको हम थीटा मान लिए हैं, इमेज वाली कोण को बीटा मान लिए हैं, और ये कोण को हम अल्फा मान लिए हैं, ठीक है। ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम पॉइंट पी कह रहे हैं, और जहां पे घटना घट रही है, क्योंकि प्रकाश का वर्तन हो कहां रहा है, यहाँ पर इस बिंदु को हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारी डेरिवेशन यहाँ के बाद शुरू हो जाती है। आई होप दैट यहाँ पे फिगर बनाते समय मैंने किसी प्रकार के अदर रूल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, एकदम जो फिजिक्स के रूल्स है वो इस्तेमाल किया है। क्या, वस्तु से प्रकाश की किरण पड़ेगी, अपवर्तन है का मतलब सतह को पार करेगी, ठीक है। दूसरा, सतह पे पड़ी तो हाँ आपको मैंने कहा था कि इससे कहीं भी किसी प्रकार का सतह हो वहां सबसे पहले नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल वक्रता केंद्र से पार करती है। दूसरा, यहाँ देखिए प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किधर गई है, सघन की ओर। इसका मतलब देखिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई है, और जब अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो ये कहां से जाएगी, यहाँ से इमेज बना देगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंगल थीटा है, इमेज एंगल बीटा है, वक्रता के एंगल आपका अल्फा है। सो दैट फिगर कंप्लीट हो गया है। अब हमारी डेरिवेशन को करने के लिए यही फिगर हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसी फिगर को मैंने यहाँ पे समझाया। चलो नेक्स्ट, अब हम यहाँ के बाद बात करने वाले हैं कि सर ठीक है हम तो बना लिए, फिगर बन गया मेरा, अब हम इस डेरिवेशन को कैसे समझें। मेरे दोस्त आप देखिए, आप फर्स्ट डेरिवेशन मेरा पढ़ रहे हैं, इस डेरिवेशन में मैं कुछ बात बोल रहा हूं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और फिर वो किसी भी प्रकार का डेरिवेशन को वो सॉल्व कर देगा। खाली मेरी बात ये ध्यान रखिएगा। देखिए कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, कोई भी फिगर आपका आ रहा है फिजिक्स में, सबसे पहले आप देखिएगा कि उस फिगर में आप प्रयास कीजिएगा कि त्रिभुज बन रहा है। अगर त्रिभुज बन रहा है तो देखना कि दो त्रिभुज समरूप बन रहा है, अगर समरूप बन रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट लगाना। अगर नहीं बन रहा है तो देखना, दूसरा प्रयास करना कि क्या वहां समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो वहां समकोण का करना। और उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो देखो कॉन्सेप्ट लगाओ कि कहीं वहां पर कोई बहिष्कोण वगैरह तो नहीं बन रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट लगाना। दैट मींस मैंने आपको कहा है कि आप फिजिक्स के डेरिवेशन करते समय अगर आपको जो फिगर दिखाई देता है सबसे पहले उसमें सिलेक्शन करना है कि क्या दो त्रिभुज समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो समरूप वाली कॉन्सेप्ट लगाओ, यदि समरूप नहीं है तो सर्च करो कि वो समकोण है क्या, समकोण वाली फार्मूला लगाओ। अगर समकोण नहीं है तो सर्च करो कि उसमें बहिष्कोण बन रहा है क्या, तो बहिष्कोण वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। चलो अब ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ करके देखते हैं फिगर में क्या है। देखिए मैं इस फिगर में जब देख रहा हूं तो इस फिगर में दो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, तो दो त्रिभुज जब बन नहीं रहा है तो यहाँ पर आई होप दैट मैं ये कहूंगा कि यहाँ समरूप वाली कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे मैं देख रहा हूं तो कहीं भी समकोण नहीं बन रहा है, दैट मींस समकोण त्रिभुज का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी बची, एक और एक कि बहिष्कोण देखना है, ठीक है। चलो बेटा जी मैं इस फिगर से एक त्रिभुज को देखता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओ ए और कौन हुआ जी सी, यहाँ ओ ए सी को देखिए, मैं इस फिगर को कट करके यहाँ पे लाया हूँ। ओ ए और क्या सी, ओ तर क्या एंगल है बेटा जी थीटा, ए तर क्या एंगल है बेटा जो सी वाला के साथ बना रही है वो है आई, उसके बाद बेटा सी तर क्या एंगल है अल्फा। अब यहाँ से इस फिगर से मैं इस फिगर को ले आया हूँ, क्योंकि अभी मैंने देख लिया कि इसमें न समरूप हो रहा है न समकोण हो रहा है, इसका मतलब बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं एक आपको त्रिभुज के लाया। यहाँ से मैं देख रहा हूँ एक हम देखो लिखा हुआ है त्रिभुज ओएसी, क्योंकि यहाँ त्रिभुज कौन सा बन रहा है
ओ ए सी। और ओ ए सी में आप देखो यहाँ त्रिभुज जो है ना ओ ए सी, इसके बाहर है कौन? त्रिभुज ओ ए सी के बाहर है कौन? अल्फा। तो इसी को तो कहते हैं बहिष्कोण। अगर किसी त्रिभुज के बाहर हो कौन तो उसे कहते हैं बहिष्कोण, याद रखिएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज के बाहर कौन है, इसीलिए यहाँ पर त्रिभुज ओ ए सी में मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया है बहिष्कोण। तो बहिष्कोण का क्या फार्मूला है? आप 10th में पढ़ चुके होंगे कि बहिष्कोण बराबर होता है दो सुदूर अंतःकोणों का योग, ठीक है। बहिष्कोण बराबर होता है दो सुदूर अंतःकोणों का योग। अब बहिष्कोण कितना है इसमें भाई साहब? देखिए बाहर वाला कोण कितना है? अल्फा। अल्फा लिख दिए। दो सुदूर माने वहां से दूर जो बहिष्कोण है वहां से दूर दो को कोण लो और दोनों को जोड़ो। तो यहां से दूर बेटा कौन दो को कोण है? ये अल्फा है और कौन है बेटा जी? आई। तो अल्फा पर सॉरी यहाँ पर थीटा और आई, तो अल्फा बराबर क्या हो गया बेटा जी? थीटा प्लस आई। यहाँ से हम आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई बराबर ये प्लस में थीटा है, इधर कुछ नहीं क्या माइनस में थीटा। तो आई बराबर क्या हो गया बेटा? अल्फा माइनस थीटा। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ से एक त्रिभुज और उठा के ला रहा हूँ। देखो ओ ए आई, ओ ए आई सॉरी ओ ए सी लिखा गया यहाँ पे, ओ ए आई है, ठीक है। अब ओ ए आई में देख रहे हैं ओ ए आई सॉरी ओ ए आई नहीं है, ए आई सी था, सही है। हम यहाँ जो त्रिभुज लिए हैं वो ए आई सी लिए हैं और ए आई सी को जब हम यहाँ देख रहे हैं तो इसमें भी देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के बाहर बन रहा है कौन? त्रिभुज के बाहर बन रहा है कौन जो मुझे यह कह रहा है कि यहाँ कॉन्सेप्ट लगाओ बहिष्कोण। त्रिभुज के बाहर बन रहा है कौन तो ये बता रहा है कि यहाँ कॉन्सेप्ट लगाओ त्रिभुज का बहिष्कोण। तो बहिष्कोण बराबर क्या होता है? अभी बताए हैं कि दो सुदूर अंतःकोणों का योग। यहाँ बहिष्कोण कौन है? अल्फा। यहाँ से दूर दो कोण कौन है? बीटा और आर। तो बीटा प्लस आर। सो यहाँ आर बराबर इस बीटा को उधर लेके चल रही है तो आर बराबर कितना हो गया? अल्फा माइनस बीटा। मैं यहाँ पर दो चीजें निकाल पाया, ठीक है। तो क्या क्या निकाल पाया हूँ? आई का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम किसका वैल्यू निकाल चुके हैं? आर का वैल्यू, ठीक है। आई और आर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब देखो बेटा जी यहाँ पर अब आते हैं मेन मुद्दा पर। हमारा मुद्दा क्या है? अपवर्तन। तो अपवर्तन हुआ कहाँ पर है? बिंदु ए पर। सो लिख दिए हैं बिंदु ए पर प्रकाश का क्या हुआ है? अपवर्तन। कोई पूछेगा ऐसा क्यों लिखे? तो भाई खुद सोचो ना, ये पूरी प्रश्न ही है अपवर्तन। और यहाँ पर एक बिंदु पर देखो तो प्रकाश की किरण पड़ी है और सतह को क्या की है? पार की है। यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि बिंदु ए पर प्रकाश का क्या हुआ है? अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए कौन सा नियम होता है? स्नेल का नियम, ठीक है। आप याद रखोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है वहां पे स्नेल का नियम लगता है। और स्नेल का नियम होता क्या? साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तिरछे तिरछे गुना कर रहे हैं। तो म्यू वन इंटू कौन हो गया? साइन आई। म्यू टू इंटू कौन हो गया? साइन आर। अब यहाँ पर देखोगे कि आप यहाँ के बाद कुछ कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ के बाद क्या कॉन्सेप्ट है? देखो जब भी फिजिक्स के कोई फिगर बनेंगे तो उसमें जो कोण है ना बहुत बहुत छोटा लिया जाता है। कोण क्या लिया जाता है? बहुत बहुत छोटा। हालांकि मैथ में अगर ऐसा करोगे तो धज्जियां उड़ते हुए दिखेगा, नहीं करना है मैथ में ऐसा। बेटा जी ये फिगर में है तो हम यहाँ पर देखो लिखे साइन आई, और अगर यही कोण आई को तुम बहुत बहुत छोटा कंसीडर कर लो, बहुत बहुत छोटा कंसीडर तुम कर लो, ध्यान देना है, बहुत बहुत छोटा हो, यानी कि ये कोण अगर 4 डिग्री से 3.75 डिग्री से अगर ये छोटा कोण आएगा तो फिजिक्स उसका अध्ययन नहीं कर पाता है, वहां पर फिजिक्स घुटना टेक देता है। याद रखोगे ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यदि फिजिक्स में 4.25 डिग्री से छोटा कोण अगर आना प्रारंभ हो जाता है तो फिजिक्स वहां पर अपना घुटना टेक देता है, अध्ययन नहीं कर पाता है ट्रिग्नोमेट्री वाली फार्मूला के साथ। सो उस स्थिति में क्या करता है फिजिक्स? तो सुनिए यहाँ पे साइन आई जो आई अगर हमारा इतना डिग्री से छोटा माने बहुत बहुत अगर छोटा हम ले लिए हैं तो यहाँ पर साइन आई का जो वैल्यू है ना वो आई के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ऑपरेटर छोड़ करके यहाँ से भाग जाता है तो साइन आई किसके बराबर हो गया? आई के। सो मैंने यही किया कि यहाँ पर आई और आर, जो साइन आई और साइन आर में आई और आर है उसको मैंने बहुत बहुत छोटा ले लिया है, ठीक है। और जब बहुत बहुत छोटा हो जाएगा तो साइन आई का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है?
आई के। साइन आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? आर के, क्योंकि बोले थे कि ऑपरेटर छोड़ करके वहां से क्या करता है? चला जाता है। आपको पता होगा साइन थीटा में साइन ऑपरेशन, साइन ऑपरेटर, कॉस थीटा में कॉस ऑपरेटर, टेन थीटा में टेन ऑपरेटर। एंगल को छोड़ करके जो होता है वो ऑपरेटर होता है और वो छोटे कोण की स्थिति में छोड़ करके चला जाता है। अब आइए इक्वेशन पर देखते हैं। म्यू1 की जगह म्यू1, साइन आई का क्या लिखा गया? आई। देख लो यहाँ पर इक्वल का इक्वल, म्यू2 का म्यू2, साइन आर का क्या लिखा गया? आर। म्यू1 का म्यू1, आई का जो वैल्यू आया था उसको रख दीजिए अल्फा माइनस थीटा, इक्वल की जगह इक्वल, म्यू2 का म्यू2, आर का वैल्यू आया था अल्फा माइनस बीटा। सो ये इक्वेशन यहां तक आ गया है, ठीक है। अब देखो बेटा यहां ध्यान देना है कि अल्फा थीटा अल्फा बीटा ये सब है क्या? तो ये सब कोण है। तुम यहां देख लो ये सारे कोण है और कोण का एक फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। तो अब आइए यहां पर कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। तो देखो बेटा ये कोण अब हम निकाल रहे हैं सबका। हमको सबसे पहले अल्फा वाला कोण चाहिए, तो अल्फा, अल्फा के सामने देखो, अल्फा के सामने हमको चाहिए चाप। तो चाप क्या होता है? देखते हैं लड़की लोग माथा पर चाप लगाती है, उसका थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है जी। चाप ऐसा टेढ़ा होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि जो कोण निकालना होगा, कोण के सामने चाप लेना और वहां का त्रिज्या लेना। तो देखिए हम कोण कहां निकालने जा रहे हैं? अल्फा। तो अल्फा के सामने चाप कौन है? देखो एपी, एपी लिख दिए। और त्रिज्या कौन है? सीपी। एपी बटा क्या हो गया? सीपी, अल्फा का मान। अब हम देखो कौन सा कोण निकालने जा रहे हैं? थीटा। तो थीटा के सामने देखो चाप कौन है? यही वाला चाप है ससुरा, एपी। और यहां देखो त्रिज्या कौन है? ओपी, ओपी लिख दिए। उसके बाद बेटा हमको बीटा चाहिए, तो बीटा के सामने फिर से देखो बेटा, बीटा के सामने चाप कौन है? एपी, फिर से एपी लिखे। और इसका दूरी कितना बेटा जी? आईपी। दैट मींस मैंने अल्फा थीटा और बीटा का मान निकाल लिया है और इस वैल्यू को इसमें हम रख रहे हैं ला करके। देखो ध्यान से, म्यू1 का म्यू1, अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा? एपी बटा सीपी, बीच में माइनस माइनस। देखो बेटा यहां ध्यान से देखना, थीटा का मान क्या है बेटा? एपी बटा ओपी, इक्वल है बेटा इक्वल, म्यू2 है म्यू2 बेटा, अल्फा है, अल्फा का वैल्यू क्या है? एपी बटा सीपी, माइनस है माइनस, बीटा का वैल्यू क्या बेटा? एपी बटा आईपी। सो मैंने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दिया है। अब देखो इधर की ओर आई एपी कॉमन है, इधर भी एपी कॉमन है। देखो मैं इसमें म्यू1 इनटू एपी कॉमन ले लिया हूं। जब एपी कॉमन लेंगे तो 1 बटा क्या बचेगा? सीपी माइनस 1 बटा ओपी इज इक्वल टू, इधर बेटा म्यू2 एपी कॉमन लेंगे तो 1 बटा सीपी माइनस 1 बटा आईपी। एपी से एपी क्या हो गया? कैंसिल। सो बच गया क्या बेटा? म्यू1 इनटू 1 बटा सीपी माइनस 1 बटा ओपी इज इक्वल टू म्यू2 इज इक्वल टू क्या बच गया? 1 बटा सीपी माइनस 1 बटा आईपी। अब चलो बेटा यहाँ पे जो देखो साइन कन्वेंशन लिया गया है, इसको आप ध्यान से देखो कि इसमें जो डिस्टेंसेस है सारी निगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट भी इधर है, यहाँ से इमेज भी इधर है, यहाँ से वक्र त्रिज्या भी इधर है। और मैंने कहा था प्रकाश की दिशा में डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, लेकिन सभी के डिस्टेंस इधर की ओर है, इसीलिए सब के सब मुझे है माइनस में। साइन कन्वेंशन आप पढ़ाए थे ना दर्पण में, जो साइन कन्वेंशन दर्पण में होती है वही साइन कन्वेंशन किस में होती है? यहाँ पे सतह में, क्योंकि सतह जो बिहेव करता है वो दर्पण की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ देख क्या बताया, वस्तु से इसकी दूरी वस्तु दूरी u, यहाँ से इसकी प्रतिबिंब से दूरी प्रतिबिंब दूरी v, वक्र केंद्र से इसकी दूरी वक्र त्रिज्या r, और सारी डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव में होगी, ठीक है। आप यहाँ समझ रहे होंगे, अभी हम डिस्टेंस बता रहे थे और डिस्टेंस में कौन सा साइन क्या होता है। चलो नेक्स्ट, तो सीपी का वैल्यू माइनस आर, ओपी का वैल्यू माइनस यू, वहां देख सकते हैं आईपी का वैल्यू माइनस बी। इन सब वैल्यू को इसमें रख दिया गया। देखो म्यू1 की जगह म्यू1 ब्रैकेट 1 की जगह 1, सीपी का वैल्यू कितना है? माइनस आर, बीच में माइनस 1 बट का जगह 1, ओपी का वैल्यू कितना है बेटा जी? माइनस यू इज इक्वल का जगह इक्वल, म्यू2 ब्रैकेट ब्रैकेट 1 की जगह 1 बटा का बटा, सीपी का वैल्यू बेटा कितना है? माइनस आर, माइनस या फार्मूला वाला 1 बटा या आईपी का वैल्यू माइनस बी। सो मैंने इस वैल्यू को इसमें रख दिया, ठीक है। म्यू1 का म्यू1 1 बटा माइनस आर, देखो यार माइनस माइनस प्लस, सही है, इक्वल बाकी सब वही है। म्यू2 1 बटा माइनस आर, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ हम क्या किए कि प्लस वाला टर्म को बाहर पहले और माइनस वाले टर्म को बाद में। म्यू1 का म्यू1 देखो ये पहले कर दिए, ये बाद में कर दिए, ये पहले कर दिए, ये बाद में कर दिए, यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई कर दिए, म्यू1 बटा क्या होगा? u,
इससे इसको गुना कर दिया, म्यू1 बटा क्या होगा r इज इक्वल टू म्यू2 बटा कितना हो गया v, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू2 बटा कितना हो गया r। अब r वाली टर्म को एक साइड और v r वाली टर्म को एक साइड। तो देखो इधर हम क्या किए, ये जो माइनस में है इसको इस साइड लेके चला है, तो ये माइनस में है तो प्लस में आ गया म्यू2 बटा r, और यहाँ पहले से कौन विराजमान है माइनस म्यू1 बटा r, ठीक है। अब ये इसको टर्म को इधर लेके चला है, तो पहले से कौन विराजमान है इधर म्यू2 बटा v, और ये इधर आ गया तो क्या हो गया म्यू1 बटा q। यहाँ हम एलसीएम ले लिए क्या बेटा जी r, तो ऊपर कितना आ गया म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r, और इधर आपका बच गया। ये जो फार्मूला आया यही फार्मूला है गोलीय सतह से बर्तन। 5 नंबर का बिहार बोर्ड हमेशा पूछता रहा है इस प्रश्न को, दैट मींस आपकी 5 नंबर फिक्स, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरह से देख लीजिए, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फर्स्ट हमारी वीडियो है किसके लिए, डेरिवेशंस के लिए, ठीक है। अब ये आप समझ सकते हैं कि अगर ये डेरिवेशन को हम इस तरह से बता रहे हैं तो आगे के डेरिवेशंस और भी इजी होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेशन में मैं कुछ रूल्स बताया जो आपको अगले डेरिवेशंस में काम आएगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रफ वर्क को इसलिए बताया गया है, एग्जाम में आपको ये रफ वर्क नहीं करना है, हम रफ वर्क बताए थे इस फिगर को समझाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ अगर फिगर बनाता तो ये फिगर आपका काट पीट करके बहुत खराब हो जाता और आप इसे नोट करते समय परेशानी हो सकती थी आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे रफ में जाकर के इसके फिगर को क्या किया है, बना दिया है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, ठीक है।